नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप अपना अध्ययन निर्बाध रूप से जारी रख रहे होंगे। हम आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना यह टॉपिक रीट लेवल 2 साइंस, पटवार, कांस्टेबल, आरएस और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान आता है, उन सब के लिए उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना से, और पहले ही शब्द से शुरुआत करते हैं परमाणु। यह परमाणु जो शब्द है वह किस भाषा के शब्द से बना है? तो लैटिन भाषा एटमोस से बना है, और इसी एटमोस से एटम शब्द बना है। इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो महर्षि कणाद ने किया था। लेकिन डाल्टन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी सबसे सही व्याख्या की थी। एटमोस के आधार पर एटम बना था। वह चर्चा जैसे अब परमाणु संरचना के मॉडल पढ़ेंगे तब इसकी व्याख्या और भी करेंगे आगे। परमाणु होता क्या है? तो कोई भी पदार्थ या तत्व है उसका सूक्ष्मतम कण होता है। देखिए, प्रश्न ऐसे ही आते हैं सत्य और असत्य में। तो सूक्ष्मतम कण है वही परमाणु कहलाता है। तो यह पदार्थ का या कह सकते हैं तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। कभी भी परमाणु है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जब तक ये स्वतंत्र अवस्था में है इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। हम अध्ययन कर चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में कि परमाणु की ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसलिए कम स्थायी होता है। कम स्थायी होता है अर्थात यह कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है इसलिए हर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका रासायनिक अस्तित्व होता है। इसका रासायनिक अस्तित्व होता है, इसका केमिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो रासायनिक अस्तित्व होता है। अब फिर पूरी परिभाषा समझ लें, परमाणु क्या होता है। तो परमाणु किसी पदार्थ या तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यह सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है क्योंकि इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और एक परमाणु का रासायनिक अस्तित्व होता है। लेकिन अगर इसके अपवाद की बात करें तो यहाँ पे एक अपवाद है कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। लेकिन जितनी भी निष्क्रिय गैसें है ये इनके अपवाद है। निष्क्रिय गैसों के परमाणु है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं क्योंकि वो एक परमाणु होती है। तो अपवाद कौन सी है? परमाणुकता की नियम का अपवाद है निष्क्रिय गैसें। जितनी भी निष्क्रिय गैसें हैं वह स्वतंत्र अवस्था में उनके परमाणु रह सकते हैं। यही परमाणु जब आगे बढ़े तो आगे क्या होता है? तो परमाणु और परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। दो परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो यह अणु का निर्माण करते हैं। और अणु क्या होता है? तो यह पदार्थ या तत्व का सूक्ष्मतम कण है। ये भी सूक्ष्मतम कण है। दोनों में अंतर क्या है वो समझ ले। परमाणु भी सूक्ष्मतम कण है और अणु भी सूक्ष्मतम कण है। लेकिन किस संदर्भ में सूक्ष्मतम कण है? ऐसा सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये दोनों अंतर है। स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो यहाँ समझें, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। लेकिन प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछ ले कि पदार्थ का स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सूक्ष्मतम कौन सा है, तब उत्तर हो जाएगा अणु हो जाएगा। ठीक है। अब ये परमाणु और परमाणु मिल गए और अणु बन गया। तो अणु है उसकी ऊर्जा, अणु बनते ही ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। और जैसे ही ऊर्जा इसकी कम हुई इसका रासायनिक क्रियाशीलता कम हो जाएगी। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अणु कभी भी भाग नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अब आप कहेंगे सर H2 है, ये तो अणु है, या यौगिक ये तो भाग लेते, लेकिन इनके परमाणु भाग लेते हैं। हाइड्रोजन अलग से भाग लेगा, दूसरा हाइड्रोजन अलग से भाग लेगा, ऑक्सीजन अलग से भाग लेगा। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वह परमाणुओं के माध्यम से ही होती है। भले अणु पूरा पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है अभिकारक में, लेकिन उस अणु के परमाणु हैं वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं।
तो परमाणु और अणु की बेसिक ये स्ट्रक्चर थी, क्या अंतर है वो समझ लें। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, परमाणु का सूक्ष्मतम कण पदार्थ का सूक्ष्मतम कण पूछा जाए तो परमाणु है, लेकिन इस सूक्ष्मतम कण के पीछे एक शब्द जोड़ दे, स्वतंत्र अवस्था में रह सके, ऐसा सूक्ष्मतम कौन सा है, कण कौन सा है, तो वो हो जाएगा अणु हो जाएगा। अब कोई भी परमाणु है, परमाणु संरचना इसके बाद पढ़ेंगे। कोई भी परमाणु है उसके मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं, बेसिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, तो मूलभूत कण की चर्चा करेंगे। परमाणु के मूलभूत कण है, 3 ही मूलभूत कण होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कणों की और व्याख्या भी करेंगे साथ साथ में। परमाणु के 3 मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं, आज का चैप्टर अपन मूलभूत कणों से स्टार्ट करेंगे। 3 मूलभूत कणों के बारे में आपने नाम सुना होगा, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा नाम सुना होगा आपने प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बाद तीसरा नाम आता है न्यूट्रॉन। यह परमाणु के मूलभूत कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्या अंतर है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव जो प्लेटफॉर्म है उस पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन याद करने हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देखने का कार्य किया था, गैसों के आयनीकरण के द्वारा इन कणों को देखा था जूलियस प्लकर। ये नाम आपको बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा, फिर भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति कौन था, जूलियस प्लकर। लेकिन सर्वाधिक सही व्याख्या करके इसके गुणों के बारे में बताने वाला व्यक्ति था 1897 में, और वह व्यक्ति आपको याद होगा जे जे थॉमसन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित प्रश्न है जे जे थॉमसन। लेकिन इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले देखा किसने, जूलियस प्लकर ने 1859 में गैसों का आयनीकरण किया था। तो उसने कुछ कण है वो ऋणात्मक प्रकृति वाले जो धनात्मक की ओर जाते हैं उनकी व्याख्या की थी, लेकिन तब ये इसकी कोई नाम नहीं दे सका, कुछ नहीं दे सका। 1897 में जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया, इन कणों को नाम दिया था निगेट्रॉन्स। ये ज़रूर याद रखें, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कभी शब्द यूज़ नहीं किया, नेगेटिव चार्ज होता था, इसलिए इन कणों को नाम दे दिया, निगेट्रॉन्स नाम दे दिया। इंपॉर्टेंट है, जे जे थॉमसन ने इसे निगेट्रॉन्स कहा, इलेक्ट्रॉन नहीं कहा। अब इलेक्ट्रॉन कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो इलेक्ट्रॉन का नामकरण किस व्यक्ति ने किया, तो इलेक्ट्रॉन का नामकरण करने वाला व्यक्ति था स्टोनी। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी ने किया था। अब नामकरण करने के बाद दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश का निर्धारण किसने किया, तो आवेश का निर्धारण करने वाले व्यक्ति थे मिलिकन। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश का निर्धारण किया था मिलिकन ने किया था, बिल्कुल याद रखिए। तो 4 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये 4 व्यक्ति कौन कौन से आपको याद होने चाहिए। जूलियस प्लकर सबसे पहले देखने वाला, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला जे जे थॉमसन, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज़ नहीं किया, इसके लिए इसने निगेट्रॉन्स यूज़ किया। इलेक्ट्रॉन नाम है वह सबसे पहले स्टोनी ने दिया, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश का निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, मिलिकन था। तो इलेक्ट्रॉन की बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आवेश और द्रव्यमान दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 2 चीज़ों में पूछा जा सकता है। एक तो आवेश पूछा जाता है कूलाम में, कूलाम में कितना आवेश होता है, और एक पूछा जाता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट। ये दोनों ही आपको आवेश याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश की चर्चा करें कूलाम में, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये कूलाम में आवेश है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट में चेंज करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट में होता है 4.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट। ये प्रश्न लेवल स्टैंड के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो दोनों ही संदर्भ में आपको याद रखना है। कूलॉम में कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम, और इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट में पूछा जाए तो 4.8 इंटू 10⁻10 होता है।
इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो 3 आंकड़े हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश 2 संदर्भ में आपको याद रखना है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वह नगण्य माना गया, ये बहुत कम है इसलिए नगण्य माना गया है। अब पूछा जाए कि द्रव्यमान के हिसाब से इन तीनों कणों को अगर जमाया जाए तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है, तो इसको ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य मान लिया इसलिए तो कम हो गया, सबसे कम। कहते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है, फिर भी न्यूट्रॉन है वो भारी होते हैं। तो अगर द्रव्यमान की दृष्टि से इन तीनों कणों को जमाया जाए तो सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, उसके बाद प्रोटॉन होता है, और उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये ज़रूर याद रखिए, द्रव्यमान की दृष्टि से मूलभूत कणों का क्रम कौन सा है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। अगले बिंदु पे जाएं तो अगला बिंदु है प्रोटॉन। प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने का काम इलेक्ट्रॉन करता है। जितने भी रासायनिक गुण है वो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पे निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर निर्भर करते हैं। प्रोटॉन की चर्चा करें तो इसके 2 नाम आएंगे। इसकी खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, और खोज करने के साथ साथ प्रोटॉन का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया, तो प्रोटॉन की खोज करने का श्रेय है वह गोल्डस्टीन को है। गोल्डस्टीन ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, और इसका नामकरण करने वाला व्यक्ति था रदरफोर्ड। अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि अधिकतर पासबुकें कहती है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, कोई कहता है कि सर गोल्डस्टीन ने की, लेकिन खोज करने वाला व्यक्ति है वह रदरफोर्ड नहीं है, खोज करने वाला व्यक्ति गोल्डस्टीन है, जबकि इसको प्रोटॉन नाम दिया था वह रदरफोर्ड ने दिया था। दोनों पॉइंट अपने आप में अलग है। अब आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 होता था, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। लेकिन इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन में आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। अब ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये धनात्मक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर सेम आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे इतना ही आवेश होता है, लेकिन -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, दोनों सेम है, मात्रात्मक सेम है, लेकिन यहाँ गुणात्मक रूप से एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। ये प्रोटॉन का आवेश है और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब इलेक्ट्रॉन से ये भारी होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। इसको भी आपको याद रखना है। अब प्रोटॉन क्या उपयोग आते हैं, अर्थात प्रोटॉन का क्या कार्य है किसी परमाणु में। तो आपने इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के बारे में सुना होगा, लेकिन प्रोटॉन क्या काम करते हैं, तो प्रोटॉन काम करते हैं ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये ज़रूर याद रखें, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थात इसका हिंदी अर्थ होता है तत्वांतरण में इसका उपयोग किया जाता है। एक तत्व का दूसरे तत्व में बदलना, एक तत्व बिल्कुल दूसरे तत्व में बदल जाए तो ये तत्वांतरण कहलाता है, और तत्वांतरण में हमेशा प्रोटॉन है वह कार्य करते हैं। तो ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट या तत्वांतरण में पदार्थ का कौन सा मूलभूत कण है वह उपयोगी है, वो कौन सा है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन के बाद चलते हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन भी समान रूप से उपयोगी है। न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी, तो ये सबको पता है। न्यूट्रॉन्स की खोज करने वाले व्यक्ति थे जेम्स चैडविक। सन आपको ज़्यादा याद नहीं रखने, कोई हिस्ट्री नहीं है कि आपको सन के पीछे पढ़ना पड़े। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक द्वारा खोजे गए थे। यह आवेश रहित कण होते हैं, मतलब इन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात यह निरावेशित कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन इनका द्रव्यमान होता है
और द्रव्यमान है हमेशा किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, फिर भी आंशिक रूप से न्यूट्रॉन है वह भारी होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भारी होते हैं। इसलिए द्रव्यमान के अनुसार अगर क्रम बनाया जाए तीनों कणों का, तो सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, इसके बाद प्रोटॉन होता है, और सबसे हल्का कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए इन दोनों को द्रव्यमान संख्या के रूप में उपयोग में लिया जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को ही द्रव्यमान कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वो नाभिक के बाहर होता है और इसका द्रव्यमान कितना माना गया है? 0 माना गया है। अब क्या काम करता है और किस प्रकार से इसकी उपयोगिता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों स्थायी कण हैं, लेकिन यह मूलभूत कणों में, 3 मूलभूत कणों में, उसमें एकमात्र अस्थायी कण है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 3 मूलभूत कणों में सबसे अस्थायी कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की आयु या अर्ध आयु कितनी होती है? तो एक न्यूट्रॉन की अर्ध आयु होती है 17 मिनट। केवल 17 मिनट तक ही इसका एग्जिस्टेंस रहता है, फिर ये समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अब 11-12 की आरबीएससी की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लो तो ये क्वेश्चन आपको टेक्निकल नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन सबसे अस्थायी कण है जिसकी अर्ध आयु केवल 17 मिनट होती है। यह क्या काम आता है? तो जैसे इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में काम आते हैं, प्रोटॉन तत्वांतरण में काम आते हैं, वैसे ही न्यूट्रॉन है वह नाभिकीय विखंडन में उपयोगी है। तो न्यूट्रॉन का उपयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन में। ये ज़रूर ध्यान रखें, नाभिकीय विखंडन में। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वह हर जगह काम आता है, रासायनिक अभिक्रियाएं, लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं में ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वह लागू नहीं होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 मूल कौन से थे? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा भी नाभिक में कुछ कण और पाए जाते हैं। ये कुछ कण कौन कौन से हैं? तो एक तो मैं लिख देता हूँ पॉजिट्रॉन, यह भी नाभिक में पाए जाते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के अलावा दूसरा आता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के बाद अगला कण आता है पाइमेसॉन। इनकी व्याख्या कर रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है। पाइमेसॉन, और पाइमेसॉन के बाद आता है फोटॉन। मूलभूत कणों के अलावा 1, 2, 3 और 4 यह पार्टिकल्स भी नाभिक में पाए जाते हैं, लेकिन ये मूलभूत कणों की श्रेणी में नहीं आते हैं, सबऑर्डिनेट पार्टिकल्स है, इनको ध्यान रखें। पॉजिट्रॉन की चर्चा करें तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, 2 शब्दों से बना है। पॉजिटिव, उससे पॉजी बना, और ट्रॉन है वह किससे लिया गया है? इलेक्ट्रॉन से। तो पॉजिट्रॉन का अर्थ हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का अर्थ हो गया कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसकी खोज करने वाला व्यक्ति था एंडरसन, ये आपको याद रखना है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन के द्वारा, और इसी एंडरसन ने पॉजिट्रॉन नाम दिया था। अब इसकी क्या विशेषता होती है इसको समझना है। द्रव्यमान एवं आवेश, एक तो उसका द्रव्यमान मास और इसका चार्ज आवेश, वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसीलिए इसको नाम दे दिया एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसे एंटी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का विपरीत होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे तो पॉजिट्रॉन बन गया। अब आपका एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलकर एक गामा फोटोन का निर्माण करते हैं। ये प्रश्न नीट में पूछा गया है, इसको ध्यान से देखें। प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि एक गामा फोटोन का निर्माण करने के लिए कौन से 2 कणों की आवश्यकता होगी? तो एक गामा फोटोन के निर्माण के लिए एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर एक गामा फोटोन का निर्माण करते हैं। अब आगे चलते हैं अपन, वो है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो कोई विशेष नहीं है, न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन की तरह ही होता है। इसकी खोज करने वाला व्यक्ति था पाउली। पाउली ने ही
न्यूट्रिनो की खोज की थी। न्यूट्रिनो वॉज डिस्कवर्ड बाय पावली। अब न्यूट्रिनो जिसका द्रव्यमान भी नगण्य होता है और न्यूट्रॉन की तरह इस पर आवेश भी क्या होता है, शून्य होता है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, द्रव्यमान एवं आवेश रहित कण कौन सा है। द्रव्यमान और आवेश रहित कण की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रिनो है। पाई मेसोन की चर्चा करें तो पाई मेसोन की खोज करने वाला व्यक्ति था युकावा। पाई मेसोन की खोज युकावा ने की थी और उसने बताया था कि पाई मेसोन वो 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव पाई मेसोन, दूसरा बताया था नेगेटिव पाई मेसोन और तीसरा बताया था निरावेशित पाई मेसोन। तो पाई मेसोन 3 प्रकार के हो गए, धनात्मक, ऋणात्मक और बिना किसी चार्ज के। इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन से, ये जरूर ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन से 270 गुना ज़्यादा होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा भारी कह सकते हैं। कहना है अब उल्टा हुआ, ये भारी तो नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉन से 270 गुना भारी द्रव्यमान किसका होता है, पाई मेसोन का। और अगर इसकी आयु पूछा जाए तो सबसे अस्थायी कण है, इसकी आयु होती है 10 की घात -8 सेकेंड। केवल इतने तक ही इसका अस्तित्व रहता है, इसके बाद ये समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने, न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने और पाई मेसोन की खोज किसने की थी, युकावा ने की थी। फोटोन, कहीं न कहीं प्रकाश के बारे में पढ़े होंगे। तो फोटोन क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं या बंडल होते हैं, उसे ही फोटोन कहा जाता है। फोटोन हमेशा प्रकाश की गति से ही गति करते हैं, अर्थात प्रकाश की चाल से गति करते हैं। जितनी प्रकाश की चाल होती है उतनी ही गति होती है। इसके बारे में एक ही प्रश्न पूछा गया है नीट में, कहीं भी फोटोन के बारे में एक ही प्रश्न पूछा जाएगा अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जब फोटोन विराम अवस्था में होते हैं, विराम अवस्था मतलब इसमें गति नहीं हो रही है, तो विराम अवस्था में इनका द्रव्यमान शून्य होता है। ये बिल्कुल याद रखिए, फोटोन का द्रव्यमान विराम अवस्था में कैसा होता है, शून्य होता है। तो ये मूलभूत कण के साथ सबऑर्डिनेट 4 पार्टिकल है, यह परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगले बिंदु की बात करें जो आज का लास्ट है, कल से परमाणु संरचना के विभिन्न मॉडल की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है नाभिक। नाभिक क्या होता है, तो परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। परमाणु संरचना के मॉडल में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन मूलभूत कणों से इसका क्या संबंध है इसको समझ लें। एक नाभिक है, वह परमाणु का केंद्रीय भाग है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। ये परमाणु का केंद्रीय भाग है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है और हमेशा इसके मध्य में एक नाभिक होता है। परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या क्या होती है वो समझ ले, और दोनों में क्या अंतर है। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है और परमाणु की त्रिज्या के साथ साथ नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। परमाणु और नाभिक की त्रिज्या दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों का क्या अनुपात होता है, ये भी पूछा गया है। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु बड़ा होता है, नाभिक बहुत छोटा होता है, लगभग 5 लाख गुना परमाणु का आकार बड़ा होता है। तो परमाणु की त्रिज्या हमेशा 10 की घात -10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या है वह 10 की घात -15 मीटर होती है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ये नाभिक की त्रिज्या है, ये परमाणु की त्रिज्या है। नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर, इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, और 10 की घात -15 मीटर हुआ तो इसको बोलते हैं 1 फर्मी मीटर। ये ज़रूर याद रखें, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की घात -10 मीटर और 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, 10 की घात -15 मीटर। तो ये परमाणु की त्रिज्या है, ये नाभिक की त्रिज्या है, दोनों का अनुपात निकालें तो 10 की घात -10 बटे 10 की घात -15, तो ये कितना हुआ, ये कट जाएगा तो 10 की घात 5 मीटर, मतलब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 जीरो, मतलब 1 लाख गुना परमाणु का आकार बड़ा होता है नाभिक से। अब एक नाभिक में बहुत सारे कण होते हैं, इस नाभिक का घनत्व कितना होता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। ये भी आपको एनसीईआरटी की बुक में बहुत कम मिलेगा। नाभिक का घनत्व पूछा जाए तो नाभिक का घनत्व होता है 10 की घात 17 किलोग्राम।
10⁻17 किलोग्राम प्रति घन मीटर। एक घन मीटर में इतना घनत्व होता है। अब एक नाभिक है, उसके अंदर नाभिकीय बल भी लगता है। अब आज अपन नाभिकीय बल की भी चर्चा कर ले साथ में। नाभिकीय बल क्या होता है, उसकी परास कितनी होती है। तो नाभिक में मूलभूत कण होते हैं, इन मूलभूत कणों के मध्य आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। लेकिन आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच में मूलभूत कण वो परमाणु में ही बंधे रहते हैं। यही कहलाता है नाभिकीय बल। और ये प्रश्न पूछा गया है नीट में, आपके भी इम्पोर्टेंट है। नाभिकीय बल की परास कितनी होती है। तो ये बहुत छोटा बल होता है, इसकी परास कितनी होती है आपको याद रखना है 3 फर्मी। केवल 3 फर्मी के आसपास ये बल काम करते हैं। एक फर्मी का मान बताया था कितना होता है, एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी होता है। तो नाभिकीय बल की परास कितनी होती है, 3 फर्मी होती है। और नाभिकीय बल की प्रकृति या गुण की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय बल है वो किस प्रकृति के होते हैं। तो नाभिकीय बल है वह अगुरुत्वीय होते हैं, अगुरुत्वीय। न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें तो अविद्युत होते हैं, लेकिन आकर्षीय होते हैं। आकर्षण बल होता है तो यह आकर्षीय होते हैं। ये दोनों तीनों पॉइंट याद रखने हैं। ये नाभिकीय बल के गुण होते हैं अगुरुत्वीय, अविद्युत और आकर्षीय होते हैं। कल हम परमाणु संरचना के विभिन्न मॉडल की तरफ प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।